बहुत बड़ी बात जहांगीर तरीन साहब कर गए हैं कि मैं तो दोस्त था, मुझे दुश्मनी की तरफ क्यों धकेला जा रहा है। नाज़रीन, जहांगीर तरीन धमकी दे रहे हैं या दरख्वास्त कर रहे हैं, जहांगीर तरीन के खिलाफ केस से तहरीके इंसाफ मुश्किल का शिकार हो सकती है या नहीं। क्या जहांगीर तरीन बिला वास्ता ये पैगाम दे रहे हैं कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई ना रोकी गई तो तहरीके इंसाफ को हुकूमत बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा। आज जहांगीर तरीन जमानत में तौसी के लिए लाहौर की बैंकिंग कोर्ट में पेश हुए और वो अकेले नहीं आए थे नाज़रीन, बल्कि 3 MNAs और 15 MPs भी उनके साथ आए थे। बाद में अरकान सूबाई और कौमी असम्बली ने जहांगीर तरीन की रिहाइश गाह पर उनसे मुलाकात भी की और जहांगीर तरीन के साथ जाने वाले राजा रियाज ने बड़ा अहम बयान दिया। नाज़रीन, उनके बयान से ज्यादा एहसान, बल्कि ऐसा लगता है कि एहसान जताया उन्होंने कहा कि इमरान खान के हक में तहरीकात की कामयाबी भी जहांगीर तरीन की कोशिशों का ही नतीजा थी। क्या कहा, सुनिए जरा। अभी अभी जो खान साहब ने अतमाद का वोट लिया है, वो अतमाद का वोट लेने में सबसे बड़ा किरदार जहांगीर खान तरीन का था। अगर ये अपना मुस्बत किरदार अदा ना करते तो शायद वो अतमाद का वोट ना ले सकते। ऐसा बयान देकर साबित करने की आखिर कोशिश क्या की जा रही है? क्या ये सब इशारे कि जो अरकान जहांगीर तरीन के कहने पर इमरान खान को एतमाद का वोट दे सकते हैं, वही अरकान जहांगीर तरीन के कहने पर इमरान खान से हिमायत का हाथ खींच भी सकते? इशारा नहीं है नाज़रीन, तो फिर हुकूमत को सफाइयां क्यों देना पड़ रही हैं? इस हवाले से फिरदौस आशिकवान साहिबान और शहजाद अकबर साहब ने क्या कहा, सुनिए। सबसे मुश्किल जो चीज होती है अपने किसी से कोई सवाल करना, पूछगछ करना बड़ा जरूरी है। ये नहीं हो सकता कि आप दूसरों का एहतसाब करें और अपनों का ना करें। मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ना होती एहतसाब के मामलों को देखने की, तो मैं भी शायद उनके साथ चला जाता तारीख के ऊपर। जो MPs उनके साथ गए हैं वो उनको कानून की अमलदारी में सहूलतकारी के लिए गए हैं। 2013 में जिन 60% सियासी खानदानों या शख्सियात ने तहरीके इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की, खुद जहांगीर तरीन का दावा यह है कि ज्यादातर उनकी काविश से ही शामिल हुए थे। जो सियासी शख्सियत जहांगीर तरीन के कहने पर पार्टी में शामिल हो सकती है, क्या वो जहांगीर तरीन के कहने पर पार्टी छोड़ भी सकती है, किसी और के हक में हिमायत कर सकती है, अपनी हिमायत से दस्तबरदारी का ऐलान कर सकती है? बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक के सीनियर रहनुमा जनाब अली मोहम्मद खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब। सर, ये जहांगीर तरीन साहब की गुफ्तगू में और उनके साथ जो बाकी लोग गए हुए थे, क्या कोई इशारा ऐसा आपने महसूस किया, हुकूमत ने महसूस किया कि जहांगीर तरीन साहब जो दावा करते हैं कि उनकी हिमायत से बहुत से लोग आपकी जमात में शामिल हुए थे और उनके इशारे पे वो अपनी हिमायत से दस्तबरदार भी हो सकते हैं, इम्कान है इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया अली भाई, बड़े अरसे बाद आपके प्रोग्राम में मुझे जो है वो मौका मिला है। जहांगीर साहब का बहुत शुक्रिया। इंटरव्यू के कुछ क्लिप्स देखे, मैं तो ज़्यादा टाइम मुझे नहीं मिल सका, लेकिन मैंने फिर वो क्लिप्स वगैरह ज़रूर देखे। सबसे पहले तो मुझे दुख हुआ कि ज़ाहिर है हमारे सीनियर मेंबर रहे हैं और आज भी मैं तो उनको तहरीक इंसाफ का ही हिस्सा समझता हूँ। हालांकि बदकिस्मती से कुछ ऐसे वाक़यात ज़रूर हुए कि उनके और पार्टी के बीच में थोड़े से फासले आए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तरह की मुश्किलात आती हैं ज़िंदगी में और जहांगीर साहब को भी इस बात का ज़रूर एहसास होगा कि जिस शख्स को वो अपना लीडर मानते हैं जनाब इमरान खान साहब, तो इमरान खान साहब ने ये इनकी कमिटमेंट है कि अगर किसी पे कोई क्वेश्चन होगा, चाहे वो अपना हो या पराया हो, तो वो उसको कानून की कसौटी पे परखने देंगे। और जनाब वज़ीर आज़म साहब इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद हमेशा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफ़हूम ज़रूर सुनाया करते थे और आज भी सुनाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा फ़रमाया था कि तुमसे पहले कौमें इसलिए तबाह हुई कि ताकतवर के लिए कानून और कमज़ोर के लिए और होता था। तो ख़ान साहब की तो मजबूरी है, उन्होंने तो अगर किसी का भी नाम आया है, इसमें शहबाज साहब का भी शायद नाम आया था, उनको भी जाना पड़ा, शहबाज शरीफ साहब को, और जहांगीर साहब को भी जाना पड़ा। मैं समझता हूँ कि जहांगीर साहब जो है उनकी क्रेडिबिलिटी है, बड़ा नाम है पाकिस्तान की सियासत या बिज़नेस में, तो अगर कोई गलत चीज़ नहीं है तो होपफुली अदालतें आज़ाद हैं, ही विल गेट रिलीफ। लेकिन जो एक रंग उसको दिया जा रहा है, मैं नहीं समझता
कि जहांगीर साहब खुदा न खास्ता खान साहब या पार्टी को इस तरह से कोई थ्रेट कर रहे हैं या कोई प्रेशर डाल रहे हैं, या वो कोई ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं? अली साहब, उनको वो ये जो पता है कि उनकी जो लोगों का खिदमात हैं, उनके खान इजहार साहब भी करने मोतरफ हैं, के हम भी लिए जिनके मोतरफ। घर पे चले जाना जी, और फिर कोर्ट तक जाना, अदालत साथ जाना, अदालत जाके भी कुछ ऐसे बयान देना, जैसे कि राजा रियाज साहब ने कहा कि ये जो कुछ हो रहा है इससे तरीके से आपको फायदा नहीं नुकसान होगा। ये किस तरह के नुकसान की तरफ इशारा है? अगर देखें ना, एक ऐसी हुकूमत जिसके पास अक्सरियत मुश्किल है, इत्तेहादियों के साथ मिला के अक्सरियत आपने बनाई हुई है, अगर कुछ MNAs या MPAs आगे पीछे हो जाते हैं, मुश्किल तो खड़ी हो सकती है आपके लिए। देखिए अली हैदर भाई, मैं तो एक अर्ज़ करता हूँ, मैं तो सियासत का एक अदना सा तालिब इल्म हूँ और मैं इतना बड़ा लीडर भी नहीं हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि जो गलती PDM ने की कि दे वॉश्ड दे डर्टी लिनन इन पब्लिक, हम वो ना करें। और मैं नहीं समझता कि हमें कोई जहांगीर साहब के ख़िलाफ़ किसी भी PTI के सिटिंग मेंबर या कैबिनेट मेंबर को कोई पब्लिक कोई ज़्यादा कोई बात करनी चाहिए। जहांगीर साहब पार्टी के मेन रुकन रहे हैं और उनकी खदमात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, तो वो गए हैं। मैं उनको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ, हालांकि उनको मेरे से ज़्यादा खान साहब की तबीयत का पता है और होगा कि खान साहब किसी से ज़्यादती नहीं करते। कभी भी ये नहीं हो सकता कि खान साहब ने FIA को या उन्होंने किसी इदारे को कहो कि जाके उनको एग्जाम्पल बना दें। जिसका नाम है सबसे तहकीकात होंगी। एक बात अलबत्ता वो क्लिपिंग्स में मैंने देखी, जहांगीर साहब ने गिला किया है कि मेरे अलावा और लोग भी हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर और लोग हैं तो उनसे भी सवाल होगा, होना चाहिए, सबसे होना चाहिए। अच्छा, अच्छा, ये अदम एतमाद को नाकाम बनाया जो अपोजिशन तहरीक लाना चाह रही थी, या फिर जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद को पेश किया था एतमाद के वोट के लिए, उसको कामयाब बनाने में दावा ये किया जा रहा है कि जहांगीर तरीन साहब का हाथ था। सर ये बताइएगा कैसे हाथ था, क्या किया उन्होंने, ऐसा क्या जादू चलाया कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो इस तहरीक में कामयाब हुए? देखिए मैं एक बात आपको बता दूं, जो भी तहरीक इंसाफ में हैं, मेन जो रुकन हैं, सब ने इसमें अपना रोल अदा किया है। मुझे एग्जैक्टली तो इल्म नहीं है जहांगीर साहब का, क्योंकि मेरा उनसे हाल ही में कोई ज़्यादा रब्ता तो नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने लाजमन रोल प्ले किया होगा, किसी भी मेंबर ने प्ले करना होता है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर परवेज़ खान खटक साहब, अभी अल्लाह उनको शिफा दे, बीमार रहे हैं कोविड की वजह से, उन्होंने बड़ा मेजर रोल प्ले किया, मुझे उसका पता है। उसके अलावा हमारे चीफ विप आमिर डोगर साहब बड़े कांटेक्ट में रहते थे। मैं मुराद सईद साहब का जिक्र करना यहाँ ज़रूरी समझता हूँ। हमारे सदरन पंजाब की जो लीडरशिप है, शाह महमूद कुरैशी साहब का बड़ा इसमें रोल है। खैबर पख्तूनख्वा से जो हमारे मेन मेंबर्स हैं उनका रोल है। सिंध से मेन रोल जो है हमारे असद उमर भाई का, उनका एक रोल है। बलूचिस्तान से जो है हमारे लोगों का, तो सब ने अपना एक रोल उसमें प्ले किया है। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जहांगीर साहब ने भी प्ले किया होगा। तहरीक इंसाफ से उनका देरीना रब्ता है, कोई आजकल की बात तो नहीं अली है, मोहम्मद साहब, ये तो लेकिन ये आपने कहना जिन कि लोगों के किसी नाम एक गिनवाए, ये शख्सियत ने तमाम इलेक्टेड जी लोग हैं जिन्होंने अपना रोल प्ले किया सिवाय जहांगीर तरीन साहब के। तो मुझे जहांगीर तरीन साहब के रोल की समझ नहीं आई, बाकी को तो समझ में आ गई, आप सब इलेक्टेड है, लेकिन जहांगीर तरीन साहब नहीं है और फिर बहुत अरसे से दूर भी है इमरान खान साहब से। और माजी में तो उनका एक ही किरदार रहा है, वो है जहाज भर के बंदे लेकर जाना। तो क्या कुछ ऐसे ही रोल था, इसी किस्म का रोल था जो उन्होंने प्ले किया? नहीं, मुझे एग्जैक्टली तो इल्म नहीं है कि उनका क्या रोल रहा होगा, क्योंकि मैं तो पार्लियामेंट के अंदर था। पार्लियामेंट में ज़ाहिर है जहांगीर साहब एक ज़माने में मेरे कोलीग रहे और इकट्ठे हमने पार्लियामेंट में इकट्ठे बैठे। वो बड़े वाइब्रेंट रुकन रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो पार्लियामेंट के अंदर तो उन्होंने ज़ाहिर है कोई रोल, आपको बात आपकी दुरुस्त है, एज अ पार्लियामेंटेरियन तो रोल नहीं है, लेकिन उनका एक ताल्लुक़ है, उनका एक रिश्तेदारियाँ भी हैं, उनका एक सदन पंजाब में एक असर रसूख ज़रूर है। तो उन्होंने लाजमन लोगों को कन्विंस किया होगा कि आप जाएँ। और मैं नहीं समझता कि वो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कोई काम उन्होंने किया होगा या करेंगे या कर सकते हैं। ये ऐसी चहमगोइयाँ हैं और इस तरह की चीज़ें आती हैं पॉलिटिक्स में। मैं उनको भी दोबारा यकीन दिलाना चाहता हूँ कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि तहरीक इंसाफ खुदा न खास्ता कोई इसमें, मैंने आज सुना है ये राजा रियाज भाई की बातें, तो वैसे ही मैं इस चीज़ों के ख़िलाफ़ हूँ कि पार्टी पॉलिटिक्स को हम मीडिया में जाके बात करें। मैं तो बड़ा कम करता हूँ, लेकिन मैं राजा साहब को ये कहना चाहता हूँ कि ये कैसे हो सकता है कि इमरान खान साहब के गिरद कोई लोग हैं जो उनको मिसगाइड कर रहे हैं। मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, उनके पास बहुत सारे टूल्स होते हैं और वो क्यों किसी को टारगेट होने देंगे। इंशाल्लाह इमरान खान साहब किसी से ज़्यादती नहीं होने देंगे।
और किसी पराये से नहीं होने देंगे। जहांगीर साहब तो फिर अपने आदमी है, पार्टी के मेन रुकन रहे हैं, बड़ा उनका ताल्लुक जनाब वज़ीर आज़म साहब से रहा है, मेरे ख्याल में दोस्ती अच्छा, के नहीं, बड़ा एक अहम बयान उन्होंने अली मोहम्मद साहब दिया। आपने कहा कि जहांगीर तरीन साहब आपके अपने हैं, लेकिन वो यही कह रहे हैं कि मैं तो आपका अपना था, मुझे दुश्मनी पर क्यों मजबूर किया जा रहा है। इसका मतलब है कि दुश्मनी की तरफ मामला जा रहे हैं। एक दूसरी बात यह आपने अभी खुद फरमाया कि जो तहरीक एतमाद थी उसको नाकाम बनाया गया और एतमाद का वोट लिया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उसमें जहांगीर तरीन साहब ने किरदार पार्लियामेंट से बाहर रह के अदा किया। तो सर, अगर प्राइम मिनिस्टर को एतमाद का वोट दिलाने के लिए जहांगीर तरीन अपना किरदार निभा सकते हैं, तो कल को वो आपके लिए खतरा अगर बनना चाहे तो खतरा भी तो बन सकते हैं ना। आप पता नहीं मेरे से क्या कहलवाना चाहते हैं। मैंने आपको ये कहा कि मुझे इल्म नहीं है कि क्या रोल अदा किया, लेकिन मेरा गुमान ये है कि किया होगा, क्योंकि कोई भी तहरीक इंसाफ का वर्कर जो है वो इमरान खान साहब जो हमारे लीडर हैं उनके लिए अपनी तन मन धन की जो है वो बाजी लगा सकता है, और उन्होंने भी किया होगा, रोल अदा किया होगा। जहाँ तक ये कहना कि कोई प्रेशर टैक्टिक्स हैं, मैं नहीं समझता। अदालतें आज़ाद हैं पाकिस्तान में, और हमारे तो बदतरीन मुखालफों को भी रिलीफ मिल जाता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इतना बहुत बड़ा कोई इशू है या हुकूमत को कोई ख़तरा है, या जिस तरह मैं सुना बुज़दार साहब को, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। जो लोग अपने हाथ से एक घर बनाते हैं, उसमें अपना रोल अदा करते हैं, वो उसको ख़राब नहीं करते। मेरा उन पर एक गुमान है, ख़ानदानी आदमी है, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हाँ, उन्हें गिला किया है, गिला भी अपनों से ही होता है, लेकिन ये गिले की बात नहीं है, ये कानून की बात है, आइन की बात है। अगर उन पर कोई क्वेश्चन मार्क्स आए हैं, आई नो हिम इस तरह से, क्योंकि जो पनामा का केस था या उससे पहले जो जुडिशल कमीशन था, उसमें बड़ा क्लोजली हमने उनको काम करते मैंने देखा है। कॉम्पिटेंट आदमी है, अच्छे वकला की खिदमत उनको होंगी, वहाँ पे वो पेश हो जाएंगे। जो कोई खदशात हैं हुकूमती इदारों को, वो उसको दूर कर देंगे। मैं नहीं समझता कि कोई ज़बरदस्ती उनको टारगेट करने की कोई कोशिश करेगा। ऐसा कोई तासुर भी अगर है तो मैं उसको रद्द करता हूँ। अच्छा, वो ऐसा तासुर जो है वो भी उन्हीं की तरफ से बिल्ड किया गया है, बार बार ऐसे बयानात देके। जैसे आप यूं ही देख लें कि शुगर का मसला था, इसमें खुसरो बख्तियार साहब के भाई का नाम आया, इसमें और भी कुछ ऐसे मामलात थे। तो सर, अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, सिर्फ इनके खिलाफ हो रही है, तो फिर सवाल तो कहीं ना कहीं उठाने में ये भी हक बजानिब है। तो इसको जस्टिफाई किस तरह किया जाएगा कि अक्रॉस द बोर्ड सबके खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि फिलहाल तो सिर्फ नजर आ रहे हैं जहांगीर तरीन साहब जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इससे पहले शहबाज शरीफ साहब से भी जो है, हमजा साहब से भी सवालात तो हुए हैं मुख्तलिफ केसेस में, मरियम बीबी से भी सवालात हुए हैं। हमारे अपने तरीक़ इंसाफ के सिप्तान साहब जो हैं वो जेल गए हैं, हमारे सीनियर मेंबर हैं। और अब्दुल अलीम ख़ान साहब को कौन नहीं जानता, हमारे पंजाब के दस्ते रास्त। और वो आदमी जो है अब्दुल अलीम ख़ान, चाहे उनको कोई पसंद करे या ना पसंद करे, लेकिन वो खड़े रहे। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, खड़े रहे इमरान खान साहब के साथ। लेकिन जब उनसे सवाल हुए वो गए, खान साहब ने उनको नहीं बचाया। हाँ, वो क्लियर हुए, अदालत से बेल पे आगे बाहर। अब अलीम खान साहब भी बाहर हैं, अब सिप्तान साहब भी मेरे ख्याल में वो बाहर ही हैं। लेकिन उनको खान साहब ने बचाने की कोई ऐसी कोशिश नहीं की कि कल को कोई ये कहे कि अपने लोगों को बचा रहे हैं। सेम इज़ द केस इन खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा हमारे पिछले टर्म में हमारे एक मिनिस्टर साहब बहुत अरसा जेल में रहे, फिर उन्होंने पार्टी भी चेंज की, लेकिन उनको खान साहब ने कोई ऐसी कोई रिलीफ नहीं दी। तो ये कहना कि कोई किसी को बचाया नहीं या किसी को जान के, तो ऐसा कुछ नहीं है। इन चीज़ों में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब बड़े क्लियर हैं। मैं नहीं समझता कि वो हमें तो छोड़ें, अपने बेटे सुलेमान या कासिम पे भी कोई बात आए उसको भी वो नहीं बचाएंगे। वो उनको यही कहेंगे कि जाओ आप अदालत में फेस करो। तो उनकी तो ट्रेनिंग ही यही है, उनकी तबीयत ही ऐसी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अली मोहम्मद खान साहब आपके। यहाँ पर एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद और बड़े अहम मामला हैं जो आप सब में डिस्कस करने हैं। और खास तौर पे कराची के अंदर एक बहुत ही बड़ा माफिया सरगर्म है, वो किस तरह से स्मगलिंग कर रहा है, किस चीज की कर रहा है, ये भी बताएंगे। और आपको बताएंगे कि अब नून लीग एक दफा फिर कोई डील बनाने जा रही है। राना सनाउल्लाह साहब से पूछेंगे इस वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद हाजिर है नाज़रीन। ऑपोजिशन इत्तेहाद में एक दफा फिर दरारें पड़ी हैं और बिखरने के बाद से डील और एनआरओ की खबरें एक दफा फिर गर्दिश कर रही हैं। ऑपोजिशन के अंदर से इल्जामात और जवाबी इल्जामात का सिलसिला एक दफा फिर जोर पकड़ता जा रहा है। पीपल्स पार्टी के इस्तीफों से इनकार और बलूचिस्तान अवामी पार्टी से वोट लेने के बाद ऑपोजिशन का इत्तेहाद टूटा और तो आज पीपल्स पार्टी की जानिब से एक बड़ा हैरान कुन मौकफ सामने आया। क्या असम्बलियों से इस्तीफों पर गौर किया गया और पीपल्स पार्टी ने 11 अप्रैल को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इस सिलसिले में इजलास भी बुला लिया है। लेकिन यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने इस्तीफे दे भी दिए तो भी नून लीग नहीं देगी, क्योंकि नून लीग सिर्फ पीपल्स पार्टी को कसूरवार ठहराना चाहती है। मुस्लिम लीग नून के हवाले से ये इशारे भी दिए जा रहे हैं कि वो एक बार फिर इन राबतों के लिए मुतहर्रिक हो चुकी है जो राबते इसे रिलीफ दिलाते हैं। नून लीग की रहनुमा जावेद लतीफ ने एतराफ किया कि नवाज शरीफ अहम मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात से राब्ते में हैं। सुनिए दुनिया के वो रियासतें हैं जिसके बासर लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तान के अंदर से बासर शख्सियात जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाली हैं वो नवाज शरीफ के राब्ते में हैं। ये बात दुरुस्त है, ये पिछले कई माह से राब्ते हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज पीपल्स पार्टी रहनुमा एतजाज अहसन ने भी इससे मिलती जुलती बात ही की थी। नाज़रीन, समा के प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ ने कभी भी बैरूनी राब्ते या बैकडोर राब्ते खत्म नहीं किए। क्या कहा, सुनिए जरा। मियां साहब के किसी वक्त भी कभी भी बैकडोर राब्ते उन्होंने मनकता नहीं किए, किसी दौर में। जब जेल में है तब भी बैकडोर राब्ते थे उनके। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के मशीर बराए सियासी रवाबित ने भी इंकशाफ किया कि नून लीग की जानिब से बैकडोर राब्ते किए जा रहे हैं और एनआरओ के लिए हर किस्म के ताउन की पेशकश भी की जा रही है। सुनिए करते हैं नाज़रीन। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा जनाब राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, ये बैकडोर राब्तों की बातें फिर क्यों की जा रही है नून लीग के हवाले से? चले, हुकूमत अगर करती तो समझ में आता है कि हुकूमत आपके मुखालिफ है तो वो बात कर रही है। आपके अपने लोग भी कर लेते हैं, बात करते हैं जनाब के मियां नवाज शरीफ ने बैकडोर रास्ते रखे हुए हैं, टूटे पहले भी नहीं थे मगर मजीद बढ़ा दिया। ये क्या पीडीएम की जो मुमकिना नाम का नाकामी है, नाकामी से मुराद के एक दफा फिर लगता है कि बिखरने जा रही है, तो इस नाकामी की वजह से ऐसा है कि ये खबर गर्म है कि आपके दोबारा से बैकडोर राब्ते हैं? देखें, PMLN ने बड़े अरसे से मियां नवाज शरीफ साहब ने पार्टी लेवल पे ये फैसला दिया हुआ है कि पार्टी का कोई भी रुकन जो है वो किसी अदारे या इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो अपने तौर पे मेल मुलाकात या राब्ता नहीं करेगा, और ऐसी सूरत में कि उसे किसी वजह से कोई राब्ता करना हो तो उसे पार्टी के इल्म में लाना होगा और पार्टी से इजाज़त लेनी होगी। मियां नवाज शरीफ साहब पार्टी मीटिंग्स के अंदर भी और अदरवाइज भी वो इस बारे में बड़े ही क्लियर हैं कि उन्होंने कोई राब्ता नहीं किया, ना वो राब्ता करेंगे। और इस सिलसिले में अगर कोई बात होगी तो वो आवाम के सामने होगी। ये बैकडोर और ये अंडरग्राउंड, ये अंडर द टेबल, ये राब्ते शाब्ते जो हैं ये बिल्कुल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इनसे बहुत दूर है और इस किस्म का प्रोपेगेंडा जो है वो ठीक है मखसूस मकासद के लिए जो। अच्छा सर, ये मियां जावेद लतीफ साहब का शॉट मैंने सुनवाया भी था पहले, उनके भी अल्फाज कुछ ऐसे थे। क्या आपके अपने लोगों को क्लैरिटी नहीं है कि जो आप बात कर रहे हैं ऐसा ही है? नहीं, देखें, इस बारे में बिल्कुल क्लैरिटी है, कोई इसमें अबहाम की बात नहीं है। और ये पार्टी एडवाइस या डायरेक्शन जो है ये बाकायदा कोई खुफिया तौर पे नहीं बल्कि ये पब्लिकली दी गई थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो कोई बैकडोर राब्ते नहीं रखेगी और अगर किसी से राब्ते की ज़रूरत हुई भी तो वो विद पार्टी परमिशन होगा और पब्लिकली होगा, वो जो है वो आवाम के सामने होगा। इस बारे में मियां नवाज शरीफ साहब का और मरियम नवाज साहब का दूसरे लोगों का सीनियर क़यादत का जो है वो इस बारे में बड़ा वाज़ेह स्टांस है।
चले, अगर यूं इसको देखा जाए, आप कह रहे हैं आपकी तरफ से किसी से कोई राब्ता नहीं किया गया, क्या दूसरी तरफ से कोई राब्ता करने की कोशिश की जाती है, खा वो सियासी लोगों की तरफ से हो या गैर सियासी लोगों की तरफ से? नहीं, देखिए, सियासी लोगों की तरफ से तो राब्ते होते रहते हैं और वो उस कैटेगरी में तो नहीं आते जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। लेकिन इस बारे में जो है वो अंदाज़ा है, कोई मेरी किसी से कोई इस तरह की बात हुई नहीं है कि पहल जो है वो कोशिश हुई थी, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने कोई राब्ता नहीं किया। जो बात हमारे इल्म में है कि वो इस किस्म का राब्ता करने के हक में नहीं है। ठीक है, उस कोशिश में कोई क्या ऑफर क्या दी गई थी राणा साहब? नहीं, वो तो फिर अगर राब्ता हो, अगर आपसे कोई बात करनी चाहता हो तो जब तक बात हो ना, तो फिर तो आपको नहीं असेसमेंट हो सकती कि क्या बात होनी थी। अगर होती तो अगर आपसे बात हो ही ना, तो फिर आप इस बारे में क्या अंदाज़ा कर सकते हैं कि बात करने वाले ने जो है वो क्या बात करनी थी। जहाँ तक पीडीएम का ताल्लुक है, देखिए, पीडीएम जो है ये कोई एक जमात नहीं थी, ये 10 जमातें थीं। उनमें से अगर किसी तरीक़ाकार या किसी मामले पे इख्तलाफ जो है वो 1 या 2 पार्टियों का होता है तो हो सकता है, और किसी दूसरे मामले के ऊपर इत्तफाक भी हो सकता है। जिस तरह से ANP ने आज कराची के इलेक्शन में जो है वो दस्तबरदार हुई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हक़ में। और जहाँ तक बुनियादी बात है इस हुकूमत की या अपोजिशन की या मुखालफत की, तो उसके तो ऊपर ANP और पीपल्स पार्टी, जहाँ तक हमारी इन्फॉर्मेशन है कि उन्होंने भरपूर अदा किया है कि वो अपोजिशन का ही किरदार अदा करेंगे और इस हुकूमत के ख़िलाफ़ अपनी जदोजहद जो है वो जारी रखेंगे, और उनके उस मौक़िफ़ में कतई कोई तब्दीली नहीं आई। राणा साहब, देखिए, ऑपोजिशन का किरदार अदा करना एक अलग बात है, वो हर कोई अपने अपने स्टाइल से करेगा। आपकी सियासत का अपना स्टाइल है, उनका अपना होगा। लेकिन ये कहना कि आप पर जो चोट लगाई जाती है हर दूसरे तीसरे बयान में, कहा जाता है जनाब मियां नवाज शरीफ तो एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे सवार होके आए, किसको उसकी नर्सरी क्या है हमें पर, ये इस तरह के बयान की, ये वही टाइम है जब 2013 में आप इलेक्शन कैंपेन में थे, आप उनके खिलाफ बात करते थे, वो आपके खिलाफ। ऑपोजिशन का स्टाइल अलग होना एक और चीज है, लेकिन इस तरह के बयान तो जाहिर कर रहे हैं कि फूट पड़ चुकी। नहीं, इसमें फूट या तो ये है ना कि हमारा मर्जर हो गया होता और हमने कोई इलेक्शन अलायंस बना लिया होता, तो उसमें फिर फूट पड़ने की बात थी। मामला यह कि इस हुकूमत के मुतल्लक हम कल भी समझते थे कि ये जाली इलेक्शन की पैदावार है और ये इस मुल्क के लिए नुकसानदेह है, नाअहल टोला है। आज भी हम यही समझते हैं और पीपल्स पार्टी की भी समझ में जो हमारी ऑब्जर्वेंस है या इन्फॉर्मेशन है, कोई फ़र्क नहीं आया। बाकी रही बात कि पीपल्स पार्टी जो है वो अगर किसी इक़दाम से इत्तफाक करती है या किसी इक़दाम से इत्तफाक नहीं करती, तो वो एक इंडिपेंडेंट पार्टी होने के नाते उनको भी ये इख्तियार हासिल है, हमें भी ये इख्तियार जो है वो हासिल है। कोई दोनों पार्टियां या 10 की 10 जमातें जो हैं वो एक दूसरे के मतहत तो नहीं है, या एक दूसरे के उन्होंने कोई ताबे इलेक्शन लड़ने का या सियासत करने का तो मुआहदा नहीं किया। तो हाँ, अपोजिशन में रह के हुकूमत के खिलाफ ये सबका जो है वो बुनियादी स्टांस है और इसके ऊपर कायम हैं भी और आइंदा भी जो है वो कायम रहेंगी। बाकी ठीक है, छोटी मोटी बातें। वैसे जितने मोहताज आप हैं, आपसे मुराद आपकी अपनी जात और नून लीग कुल्ली तौर पे जितने आप मोहतात हैं अपने अल्फाज के चुनाव में पीपल्स पार्टी के बारे में, पीपल्स पार्टी वाले इतने मोहतात नहीं है आपके बारे में जब उनको बात करनी होती है। खैर, आगे बढ़ते हैं। पीपल्स पार्टी जो है, अब खबर ये आ है कि वो अपने अगले मुशावरती इजलास में गौर करेंगे इस्तीफों पर, लेकिन उनके रहनुमा ये कहते हैं कि आप इस्तीफे नहीं देंगे, आपकी सिर्फ जिसे कहते हैं ना वो बातें ही थी, इस्तीफों की जब बारी आनी है तो आपने इस्तीफे नहीं देने। देखें, अगर तो इस्तीफों की बारी इस तरह से आई कि तमाम अपोजिशन जो है वो हाउस को क्विट कर दे, सारी अपोजिशन जो है वो बाहर आ जाए, उसका एक इम्पैक्ट है, उसका एक रोल है। वो एक सियासी जो है वो वार है मौजूदा जाली जो है वो पार्लियामेंट के ऊपर। तो अगर तो ये फैसला हुआ तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बिल्कुल दो टोक
इस अंदाज में जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। हम इस्तीफे हमने दिए हुए हैं अपनी जमात को और हम इस्तीफे देने को तैयार हैं। लेकिन अगर तकसीम का तसर उभरता है कि अपोजिशन तकसीम है जी, कोई चंद लोग एक जमात या दो जमातें जब इस्तीफा देती हैं, एक जमात नहीं देती या दो नहीं देती, एक देती, तो ये जो है ये इस फिर ऑप्शन का ये प्रॉपर और मुनासिब जो है वो एक्सरसाइज है ही नहीं। तो इसे अपोजिशन जो है या तो अपोजिशन हाउस खाली कर दे तो उसका एक इम्पैक्ट है, और अगर अपोजिशन इसके ऊपर तकसीम है तो फिर इस यानी हथियार को जो है वो इस्तेमाल ना करना और एक ऐसे वक्त का इंतज़ार करना कि जब पूरी अपोजिशन इसके ऊपर मुतफिक हो, मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा बेहतर सियासी फैसला होगा। ठीक है राणा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके कीमती वक्त। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन, पबजी गेम एक ऐसी गेम है जिसको पाकिस्तान में कातिल गेम करार दिया जाने लगा है। एक ऐसी गेम जिसके बारे में कहा जाता है कि ये घर उजाड़ देती है। हाल ही में नाज़रीन वाकया पेश आता है लाहौर के इलाके नवाकोट में, जहां पर एक बच्चे ने या एक नौजवान ने पबजी गेम खेलने से मना करने पर अपने ही घर के अफराद को कत्ल कर दिया। वाकया हुआ किस तरह नाज़रीन, ये आदमी जो है लड़का, ये एक तो पहले से आइस के नशे में मुब्तला था, आइस के नशे का आदी था। एक बहुत ही बुरा नशा है, इंसान को अजीब ज़ॉम्बी किस्म का इंसान बना देता है ये नशा नाज़रीन। इसको इसकी घर वाले ऐसी गेम खेलने से, पबजी गेम खेलने से मना किया करते थे नाज़रीन। ये तैश में आ गया और एक दिन इसने जाकर पिस्तौल लिया और उस पिस्तौल से माँ, बहन, भाई और भाभी को गोलियों से भून डाला। बाद में मुलाजिम जब सामने आया बचाने के लिए तो मुलाजिम को भी इसने गोली मारी नाज़रीन और कत्ल कर दिया। मुलजिम पबजी वीडियो गेम के हीरो की तरह गन लहराता हुआ आया। इस मुलजिम ने, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी आ चुकी है, उसमें देखा जा सकता है कि मुलजिम ने जामनी रंग की एक वेस्टकोट और एक हैट पहना हुआ है और फिल्मी अंदाज से नाज़रीन पिस्तौल लहराते हुए ये शख्स आया। पुलिस को दिए गए बयान के मुताबिक मुलजिम बिलाल को सिर्फ इस बात का गुस्सा था कि वो पबजी का सुपरस्टार था और इसके गेमिंग अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़े हुए थे, लेकिन इसके घर वाले इसके गेम खेलने में रुकावट डाला। नाज़रीन, खौफनाक बात यह है कि हकीकत में मुलजिम को पता ही नहीं था कि वो कर क्या रहा है। इसका सबसे बड़ा सबूत मुलजिम का अपने दोस्त और मुलाजिम ज़ैद तारिक को कत्ल करना था, जिसकी मुलजिम को पबजी से रोकने की कोई वजह ही नहीं थी। लेकिन नाज़रीन, आइस के इस कातिल नशे में धुत मुलजिम खुद को वीडियो गेम का एक किरदार समझ रहा था और जो भी सामने आता था राना बिलाल साहब जो है उसको गोलियों से भून डालते थे। दौरान तफ्तीश पुलिस ने मुलजिम से पूछा कि क्या इसे पता है कि इसने अपने घर वालों को कत्ल करके अपना घर उजाड़ दिया है, तुमने अपने भाई, भाभी और बहन को कत्ल कर दिया। तो मुलजिम इस बात से लाइल्मी का इजहार करता रहा। पबजी गेम के आदी अफराद का किसी को कत्ल करने का ये पहला वाकया नहीं है। गेम खेलने से रोकने पर कत्ल करने के कई वाकयात सामने आ चुके हैं, जबकि 9 माह पहले मुबैना तौर पर पबजी की वजह से खुदकुशियों के 3 वाकयात के बाद पुलिस की दरख्वास्त पर पाकिस्तान में पबजी पर 3 हफ्तों की पाबंदी भी लगाई गई थी। नाज़रीन, पीटीए की इस पाबंदी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कालअदम करार दिया था और अब 4 अफराद कत्ल किए हालिया वाक़े ने इस वीडियो गेम को मजीद मुतनाज़े बना दिया है। पबजी किस भला का नाम है, आखिर इसमें ऐसा होता क्या है नाज़रीन जो बच्चों के जहन तबाह करता है, हम आपको बताते हैं। ये एक पुरतशद्दुद ऑनलाइन गेम है नाज़रीन, जो कंप्यूटर और मोबाइल दोनों पर खेली जाती है। इस गेम की वाहिद पहचान कत्ल गारत और खून खराबा, और तिब्बी माहिरीन का मानना है कि पबजी खेलने वालों को लगता है कि वो भी गेम में मौजूद एक किरदार है और जब इस किरदार की मौत होती है तो वो इस नाकामी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। फिर कत्ल गारत की यही मनाजिर बच्चों के लिए कशिश पैदा करते हैं। क्या ये गेम वाकई नौजवानों में पुरतशद्दुद रुझानात को बढ़ा रही है? हमारे साथ इस वक्त मौजूद है माहिर नफ्सियात डॉक्टर उज़मा मसरूर साहबा। उज़मा साहबा, शुक्रिया आपके वक्त का। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपको क्या लगता है, मतलब मेरी थोड़ी सी डिफरेंट थिंकिंग है कि क्या गेम सबब बनती है किसी के इस तरह की एक्ट का, या फिर वो शख्स के अपने अंदर टेंडेंसी होती है, वो किसी भी चीज का आदी हो सकता है। ये शख्स नशे का आदी भी था, उसको किसी और चीज से भी अगर मना किया जाता तो तब भी उसका ऐसा ही रिएक्शन आता।
आपकी बात ही को आगे जारी रखूंगी कि जब मुझे ये पता चला कि मुझे इसके ऊपर बात करनी है तो थोड़ी सी तहकीक मैंने अपनी भी की और मैंने थोड़ा बैकग्राउंड जानने की कोशिश भी की और कुछ और फैक्टर्स भी देखने की कोशिश की। ऐसा है कि जैसा कि आपने कहा कि ये जो कुछ भी था, जो भी बिहेवियर है, इसके पीछे क्या पबजी गेम है या किसी और बात पे भी मना किया जाता, तो मैं एज माहिर नफ्सियात ये कहूँगी कि एक फैक्टर नहीं होता बल्कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। हाँ, ये है कि किसी एक सिचुएशन में कोई एक फैक्टर ज़रा हाईलाइट हो जाता है और हम आम तौर पे अगर आम नज़र से देखें तो शायद उसको हम जिम्मेदार ठहरा रहे होते हैं, लेकिन बेसिकली और भी बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अगर कोई एक इंसान किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम जब इल्ज़ाम दे रहे होते हैं तो हम थोड़ा सा, हमें चाहिए कि थोड़ा बैकग्राउंड भी देख लें इन चीज़ों का। ये जो पर्टिकुलर केस है, अगर इससे रिलेटेड बात करूं तो एक पर्सनालिटी ऐसी होती है जिसके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो किसी चीज़ को गलत रंग दे सकती है, किसी चीज़ को गलत तरीके से कोई इंसान सीख सकता है और उसका रिएक्शन भी अच्छा नहीं आता। और जब हम किसी को किसी चीज़ से, बच्चे को, बड़े को, किसी को भी मना करने की कोशिश करते हैं तो वो उसको आगे से रिएक्ट करता है। बहुत डिपेंड करता है कि इससे पहले उसका मेंटल जो माइंडसेट है, एक तो वो क्या है, दूसरा उसकी पर्सनालिटी क्या है और तीसरा ये कि वो किन फैक्टर्स में ऑपरेट कर रही है पर्सनालिटी, या उसका बैकग्राउंड क्या है। अब इसमें जो मुझे समझ आई वो ये आई कि और बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ ये भी था कि वो जो इंडिविजुअल था उसके साथ कुछ और भी मसाइल महसूस होते हैं कि वो भी मसाइल थे। ऐसी सूरत में हमारी एक जिम्मेदारी जो हमारी बनती है मुआशरा के तौर पे, फैमिली के तौर पे, एक रिस्पॉन्सिबल शहरी के तौर पे, वो ये होती है कि हम अपने इर्द गिर्द नज़र रखें और हम ये देखें कि कोई इंसान किस तरह की तबीयत का मालिक है और किस तरह के वाक़यात में और वो किस तरह के रिएक्शंस को शो करता है। और अभी जब ये गेम का जिक्र आया कि वो गेम से रिलेट किया गया, उसको मैंने एक दो रिव्यूज़ भी देखे कि वो शायद गेम खेल रहा था। मेरा अपना, क्योंकि मैंने ख़ुद भी गेम्स पे रिसर्च भी की है और मैं डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ केस भी डील कर रही होती हूँ, मेरा ये ख्याल है कि ऐसी चीज़ें जो कि थोड़ी कंस्ट्रक्टिव होती हैं, चाहे वो गेम्स हों या गेम से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो आम तौर पे अगर किसी ख़ास लेवल तक देखा जाए तो बच्चों की जो जहनी नशोनुमा है उसमें एक अच्छा किरदार अदा करती हैं। ख़ास तौर पर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है वो बच्चों की थिंकिंग को, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग को और इस तरह की कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस करती है। लेकिन जब बात आएगी कि कौन सी चीज़ कितनी यूज़ की जा रही है और बाकी चीज़ों का उसमें कितना हाथ आ रहा है, तो वहाँ पर आकर बात बिल्कुल चेंज हो जाती है। और अगर कोई बच्चा खेल रहा है, वो गेम खेल रहा है, तो वो गेम कितनी खेल रहा है, कैसी खेल रहा है, कौन सी खेल रहा है, क्या वो सुपरवाइज्ड है, क्या कोई टाइम लिमिट डिफाइन की गई है, क्या उसके इर्द गिर्द के लोगों को पता है कि वो क्या कर रहा है, इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये कि और भी बहुत सारे स्ट्रेसर्स हो सकते हैं, मुआशरे के स्ट्रेसर्स हो सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी टाइप हो सकती है जिसकी वजह से इंसान किसी आम सी चीज़ में भी, आपने देखा होगा कि किसी छोटी सी बात के ऊपर बाज़ दफ़ा बहुत ही एक्सट्रीम रिएक्शन सामने आते हैं। वो इसलिए आते हैं कि इंसान की मेंटल प्रोसेसिंग है, इंसान का माइंडसेट है, वो इंसान को किसी खास रिएक्शन पे मजबूर करता है, जिसमें इंसान जो है वो किसी खास चीज के मना करने से इतना तैश में आ जाए कि कत्ल कर दे। मतलब is this for the love of PUBG? Is this for the love of game, or is this for the hatred that he had against those people जिसको उन्होंने मारा? जी जी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन उसने मारा, लेकिन अगर आप कॉन्वर्सेशन सुने उसकी भी और थोड़ा सा बाकी लोगों की बात भी सुने तो वो बहुत सारी और चीज़ों में भी इन्वॉल्व था। शायद कोई एडिक्शन का मामला भी था उसके साथ और थोड़ा कहना चाहिए सुपरवाइज्ड भी उसकी एक्टिविटीज़ थी, इस तरह की थी कि उसको एज सच कोई देख भी नहीं रहा था। मुआशरे में ये भी चीज़ें होती हैं। दूसरा ये कि इंसान की जो अपना वो होता है, मतलब माइंडसेट, बाज़ दफ़ा एग्रेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल एग्रेशन ऐसा है जिसमें आप ये कह रहे हैं कि किसी को मार दिया, मना करने पे करने का जो रिएक्शन है वो इतना स्ट्रांग तो नहीं आना चाहिए। तो ऑब्वियसली कोई ना कोई और चीज़ भी ऐसी है जो कि उसकी तबीयत का हिस्सा है, गुस्सा है उसके अंदर, किसी और चीज़ पे भी गुस्सा हो सकता है। तो बाज़ दफ़ा किसी छोटी सी चीज़ पे वो गुस्सा डायरेक्ट होके और वो निकल जाता है। उसमें अगर किसी चीज़ की गलती हो ना हो, मना कोई कर रहा हो या कोई फ़ायदे की बात कर रहा हो, तो वो इंसान उसमें फ़र्क और तफरीक नहीं कर सकता कि उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो आमतौर पर ये होता है
है कि जो एग्रेशन है किसी को मारने मराने से मुतालिक जो है एग्रेशन, जहनी हालत को भी जहन में रखा जा सकता है कि बाज़ दफ़ा जहनी हालत ही ऐसी होती है कि इंसान अच्छे बुरे में, गलत और सही में तमीज़ नहीं कर पा रहा होता। तो ये भी फैक्टर्स जो हैं ये उसका हिस्सा है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त का। मगर ये बात दुरुस्त है कि किसी भी चीज की लत पड़ जाए, हाँ वो कुछ भी हो, वो इंसान को ऐसे स्टेज पर ले जाती है जहां पे वो कोई इंतहाई कदम उठा लेता है। मैं पर्सनली ये समझता हूँ, अपनी राय जरूर दीजिएगा नाज़रीन, मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि हाँ गेम का भी, इस खास गेम का भी इस पे किरदार हो सकता है। मगर क्या गेम पर पाबंदी लगा देना ठीक है? आज एक गेम पे पाबंदी लगाएंगे, कल को कोई और गेम इस तरह की आ जाएगी, क्या पाबंदी लगाना हल है या माशरे को एजुकेट करना हल है? ऐसे भी लोग हैं जो कि इसी तरह की गेम्स के जरिए महाना लाखों रुपए भी कमाते हैं, जिनका रोजगार इससे वाबस्ता होता है। इस गेम के और इस तरह की और भी गेम्स के आलमी सतह पर कंपटीशन होते हैं। कुछ पाकिस्तानी बच्चे ऐसे हैं जो कि इस कंपटीशन में हिस्सा लेके इनाम भी जीतते हैं। तो क्या हर चीज गलत अपने आप में होती है या उसका इस्तेमाल सही या गलत होता है? ये फैसला एक वक्फा लेंगे नाज़रीन। वक्फे के बाद जब हाजिर होंगे तो आपको बताएंगे कराची में मंशियात का सवाल तो पहले भी होता ही था, मगर जो अब इंटरनेशनल लेवल पर ड्रग स्मगलिंग हो रही है, इसके पीछे कौन है, किस तरह से काबू पाया जाएगा? के बाद हाजिर नाज़रीन, पाकिस्तान दुनिया भर में मनशियात स्मगलिंग का एक अहम रूट बन चुका है। सिंध और बलूचिस्तान के साहिली रास्तों से मनशियात की भारी स्मगलिंग की जा रही है। कराची मनशियात की मार्केट बन चुका है, बल्कि गढ़ बन चुका है। दुनिया भर की मनशियात की 30% स्मगलिंग सिर्फ पाकिस्तान के रास्ते से होती है। अफ्रीका और मशरिक वस्ता में मनशियात स्मगलिंग के लिए आलमी स्मगलर्स का मकरू धंधा और मकरू नेटवर्क सिंध और बलूचिस्तान से ऑपरेट करता है। नाज़रीन, सिंध हाई कोर्ट में इस वक्त जो है वो पेश की जाने वाली कराची पुलिस की तहकीकाती रिपोर्ट में मनशियात स्मगलिंग के तहलका खेज इंकशाफात सामने आए। रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहदा अरब अमारात और ओमान में वसूल की जाने वाली रकम से प्रॉपर्टी के कारोबार में सरमायाकारी की जाती है। इस घिनौने नेटवर्क के कारिंदे बलूचिस्तान में गवादर और तुर्बत, जबकि सिंध का नेटवर्क कराची के इलाके से ऑपरेट किया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक मनशियात अफ्रीका या मशरिक वस्ता पहुंचने और बिकने में 1 साल का अरसा दरकार होता है, और जिनको मनशियात बेची जाती है उनके साथ गारंटी के तौर पर उनके अहले खाना को यरगमाल रखा जाता है। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक मनशियात की रकम न मिलने पर मुग़वियों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और फिर बाज़ वाक़यात में कत्ल भी किया जाता है। नाज़रीन, और इसकी वीडियो अफ्रीका और मशरिक वस्ता में मौजूद मुल्ज़िमान को भेजी जाती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि गवादर का रिहायशी जान मोहम्मद उर्फ जाफर इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का सरगना है। जान मोहम्मद का जो ताल्लुक है वो मतलब उसके जो क्लाइंट्स हैं वो अफ्रीका और मशरिक वस्ता में भी पाए जाते हैं, जबकि कराची में इस वक्त जो है वो सलमत रिंद, नुसरतुल्लाह बजंजो और अदीब शाह पर ये रैकेट जो है वो मुश्तमिल है। रिपोर्ट में एक वाक़ई का जिक्र करते हुए नाज़रीन बताया गया है कि कराची में गिरोह ने डिफेंस में बंगला किराए पर लेकर नाइजीरियन मूवियों को रखा हुआ था। इन्हीं नाइजीरियन शहरियों को अगवा की इतला कराची पुलिस 6 व्हाट्सएप नंबर जो है उस पर दी गई थी, जिसके बाद इस इतला पर इस बंगले से बाजियाब इन लोगों को बाद में करवा लिया गया। बाद में SHO और ASI ने पैसे वसूल करके इन तीनों नाइजीरियन शहरियों को छोड़ दिया था। दोनों पुलिस अफसरान पर मुकदमा दर्ज करके इन्हें गिरफ्तार भी किया गया। कराची पुलिस की रिपोर्ट के अलावा आलमी इदारा भी मनशियात की स्मगलिंग में पाकिस्तान का नाम बार बार ले चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक 2009 में मनशियात पकड़ने के 25 लाख केसेस सामने आए थे, जिनमें स्नैप और अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान में और मराकश जो है वो सबसे ज्यादा शामिल थे। बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे इस वक्त मौजूद है हमारे साथ अहमद रहमान साहब। अहमद साहब, ये बताइएगा, ये इतने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में मनशियात फरोश जिनका ताल्लुक इंटरनेशनल रैकेट से है, वो मुनज़्ज़म होने में कामयाब कैसे हो गए?
जी देखें अली साहब, पहले तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये तमाम चीज़ें कराची पुलिस को मालूम ज़रूर थी, लेकिन इस पर माजी में कोई ऐसी रिपोर्ट मरतब नहीं की गई। और ये तमाम रिपोर्ट बनाने का मामला इसलिए पेश आया कि 811 यानी कि 811/2020 ये एक FIR नंबर है डिफेंस थाने का। ये FIR तब दर्ज हुई जब 3 गैर मुल्की यानी कि 3 नाइजीरियन मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करने के बाद उनसे भारी रिश्वत वसूल की गई और उसके बाद उनको रिहा कर दिया गया डिफेंस थाने से। इस केस में डिफेंस थाने के SHO और डिफेंस थाने के SIO को दोनों को जो है वो गिरफ्तार किया गया AVCC की जानिब से। जब इस मामले की तहकीकात आगे बढ़ाई गई तो पता चला कि एक मुनज़्ज़म नेटवर्क है जो ना सिर्फ कराची बल्कि गवादर बलूचिस्तान से भी ऑपरेट किया जाता है मंशियात फरोशों का। और ये सिर्फ नेटवर्क नेशनल लेवल पे काम नहीं कर रहा, यानी कि सिर्फ पाकिस्तान में मंशियात नहीं भेजी जाती बल्कि बैरून मुल्क मंशियात जो है वो यहाँ से स्मगल की जाती है। इस बात का इंकशाफ भी इस रिपोर्ट में किया गया है। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि कैसे अफगानिस्तान से मंशियात को पहले बलूचिस्तान लाया जाता है और फिर समंदरी रास्ते से इसको अफ्रीका की जानिब जो है वो रवाना किया जाता है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि कैसे इस मंशियात की रकम को वसूल किया जाता है, यानी कि उन्होंने बैरून मुल्क ही ये रकम वसूल की जाती है और उसके बाद न सिर्फ वहाँ बल्कि पाकिस्तान में इससे रियल इस्टेट का कारोबार किया जाता है। इस रिपोर्ट में ये भी इंकशाफ किया गया कि जैसे इन 3 नाइजीरियन बाशिंदों को पूरा इनका अगवा करने का ड्रामा रचाया गया और उसके बाद उनकी रिश्वत लेके जो है वो उनकी रिहाई भी कर दी पुलिस अफसरान ने। तो उन्होंने ये भी बताया कि जो तीनों नाइजीरियन बाशिंदे थे ये खुद भी मंशियात फरोश थे और ये दरअसल गारंटियर थे कि वो मंशियात की रकम, क्योंकि मंशियात तो यहाँ से रवाना कर दी जाती है, तो गारंटियर जो है वो बाकायदा गैर मुल्कियों को रखा जाता है कि मंशियात की रकम किसी दूसरे मुल्क में जब तक मुंतकिल नहीं कर दी जाती है मंशियात फरोशों को, तब तक ये गारंटियर यहाँ पर उनके पास रहते हैं। गारंटियर के ठिकाने जो है वो कराची में भी हैं, यानी कि उनको अगवा करके एक तरीके से कराची में भी रखा जाता है और फिर तुर्बत में यानी कि बलूचिस्तान में भी रखा जाता है। जब तक मंशियात के इस बड़े नेटवर्क को उस मंशियात के पैसे नहीं मिल जाते जो उन्होंने बैरून मुल्क भेजी है, तब तक उनके गारंटियर को रिहा नहीं किया जाता है। उनको कराची में भी रखा जाता है और तुर्बत में भी रखा जाता है। जब रकम मौसूल हो जाती है तो उनको छोड़ दिया जाता है और अगर ये रकम मौसूल नहीं होती तो उनको तशद्दुद किया जाता है, उनकी वीडियोस बनाई जाती हैं और उनके जो आलाकार हैं, जो उनके और दीगर जो कारिंदे हैं, उनको वो वीडियोस भेजी जाती हैं कि अगर तुम मंशियात के पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारे यहाँ पर जो गारंटियर मौजूद हैं उन पर तशद्दुद किया जाएगा। ऐसे भी रिपोर्ट्स हुए हैं, जो हमारी पुलिस अफसरान से बात हुई है कि ऐसे केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं कि जो गारंटियर होते हैं उनको कत्ल भी कर दिया जाता है। तो अब पुलिस ने इस पर एक पूरी रिपोर्ट जो है वो बनाई है जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ लोगों के नाम भी लिए हैं। एक नाम इसमें जान मोहम्मद नामी शख्स का है, एक नाम कंबर नामी शख्स का आया है। पुलिस का ये दावा है कि ये लोग इंटरनेशनल माफिया का हिस्सा है, इंटरनेशनल स्मगलर्स का हिस्सा है, जो कि बैरून मुल्क ना सिर्फ मंशियात का एक बड़ा कारोबार करते हैं बल्कि अगर मंशियात फरोश रकम नहीं देते तो उनके गारंटियर्स को कत्ल करने में भी ये लोग शामिल होते हैं। जी अच्छा, रिपोर्ट तो बना दी और बड़ी अच्छी बात है, चलिए कम से कम इंकशाफ हो गया, पता चल गया लोगों को किया क्या जा रहा है इनको पकड़ने के लिए, रोकने के लिए। अच्छा देखिए, इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि इसमें से मुख्तलिफ लोग जो हैं वो गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं और कुछ की गिरफ्तारी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। लेकिन जनाब मामला ये है कि ये एक बड़ा नेटवर्क है, सिर्फ यही लोग नहीं हैं जिन 4-5 का जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है, बल्कि सैकड़ों की तादाद में इनके कारिंदे जो हमारी सोर्सेज हैं वो भी बताती हैं और साथ ही साथ जो पुलिस अफसरान है वो भी हमें बताते हैं अनऑफिशियली, यानी कि वो अपना नाम नहीं जाहिर करते लेकिन हमें ये बताते हैं कि सैकड़ों की तादाद में इनके नीचे लोग काम कर रहे हैं जो कि मंशियात की सप्लाई को जारी रखते हैं कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में और फिर बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में। उन सप्लायर्स को भी गिरफ्तार करने की ज़रूरत है। ये तो वो बड़े इंटरनेशनल माफिया का हिस्सा है जिनका जिक्र इस रिपोर्ट में कर दिया गया, जो कि इंटरनेशनली कारोबार कर रहे हैं या फिर अफ्रीका जो है वो मंशियात भेज रहे हैं या फिर शहर में जो है वो मंशियात सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन शहर में मौजूद ऐसे बहुत सारे गिरोह हैं जो कि छोटे छोटे गिरोह हैं, मुख्तलिफ इलाकों में काम कर रहे हैं, इलाकाई सतह पे काम कर रहे हैं, वो हमारी नौजवान नस्ल को मंशियात बेच रहे होते हैं। तो उन गिरोहों का भी जो है वो सद्देबाब करने की ज़रूरत है, एक ऐसी फहरिस्त बनाने की भी ज़रूरत है कि उन छोटे को ना सिर्फ जो छोटे गिरोह काम कर रहे हैं उनकी ना सिर्फ फहरिस्त हो बल्कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। माजी में हमने देखा था कि बिल्कुल ठीक है अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हो जाता है, दीजिए इजाजत, अजाने के बाद।